बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो क्लास 9 की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो एक्सरसाइज 1.1 को काफ़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि आने वाली तमाम जो हमारी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो हमारा जो है आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.2, उसको शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 जो एक्सरसाइज है, इसमें इसको डिस्कस करने से पहले कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसकी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि दो टाइप्स होती हैं मेन। एक वो टाइप्स होती हैं कि जो बग़ैर चेंजिंग के हम लोग एज इट इज़ उनको लिख देते हैं, और कुछ जो मैट्रिक्स की टाइप्स ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम लोग चेंज करते हैं तो हमारे पास उनकी टाइप्स बनती है। तो वो दोनों आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं विदाउट चेंजिंग। विदाउट चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग से मुराद क्या है कि मैट्रिक्स एज इट इज़ हम वैसे ही लिख देते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स आता है, अगर मैं लिखूं तो पहला हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स से मुराद क्या है कि इसमें हमारे पास सिर्फ रो होती है, यानी रो एक होती है और कॉलम जितने मर्जी हो जाएं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूं 3 2 4, तो ये हमारे पास अब क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। क्यों? इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही रो है। और अब चाहे एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि रो मैट्रिक्स का हमेशा जो ऑर्डर होता है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऑर्डर क्या होता है, m × n, यानी m से मुराद रोज़ होती हैं और n से मुराद कॉलम होते हैं। तो रोज़ कितनी है, इसमें एक रोज़ है, मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो हमारे पास 3 कॉलम है, यानी 1 × 3। तो रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा हमेशा वो 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास जो सेकंड होता है वो होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि जिस तरह रो मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही रो थी, तो कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक ही जो है आप कह लेंगे कॉलम होता है। तो कॉलम से मुराद क्या है कि मैं यहाँ एग्जांपल लिखूँ 4 - 5 9। तो अब आप अगर देखें तो यहाँ पे अब मेरे पास, अगर आप सबसे पहले अगर रोज़ को देखें तो मेरे पास 1 2 3 रोज़ हैं और एक ही सिर्फ कॉलम है। तो कॉलम का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होगा, तो अगर आप लिखें m × n, तो रोज़ कितनी है, 3 × 1, तो ये हमारे पास कॉलम का ऑर्डर है। कॉलम के ऑर्डर से मुराद क्या है कि हमारे पास अब कॉलम का जो ऑर्डर आएगा वो 3 × 1, 2 × 1, 1 × 1, तो सो ऑन, यानी कॉलम हमारे पास सिर्फ एक ही रहेगा और रोज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट होता है दोस्तों हमारे पास कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से हमारे पास होता है कि जिसमें हमारे पास जो, यानी अगर इसको बताने से पहले अगर आप स्क्वायर की शेप को देखें तो स्क्वायर की शेप हमारे पास कुछ इस तरह की होती है, यानी जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों हमारे पास इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी वही होगा, यानी 3 2 5 4 5 6 -1 -2 और 9। तो यानी इसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सेम होते हैं। यानी ऑर्डर अगर आप देखें तो 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, तो यानी
स्केयर की तरह मैट्रिक्स भी हमारे पास स्केयर होता है कि जब इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होते हैं। इसके बाद इसी के साथ एक और मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अब क्या होता है कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम नहीं होते, यानी इसका जो ऑर्डर हो सकता है वो 3 × 2, 2 × 3, 1 × 2। तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि यानी रोज और कॉलम हमारे पास चेंज होते रहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो एग्जांपल देखें आप ABCDEF। तो इसको यहाँ से अगर मैं क्लोज़ करूँ तो आप ये देखें कि आप इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हैं, मगर नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो हमारे पास 3 हो गए हैं। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स भी हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स भी। अच्छा, इसके बाद होता है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो नल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक होता है जिसके अंदर तमाम इंट्रीज, तमाम डिजिट्स, तमाम वैल्यूज़ सारी की सारी हमारे पास ज़ीरो होती हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। अगर मैं इसकी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो आप ये देखें कि ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है। अगर इसकी एक और रो लिख दूँ वो भी ज़ीरो में, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। यानी नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स भी हम इसे कहते हैं। तो ज़ीरो मैट्रिक्स यानी जिसकी सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हों। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे लिखूँ तो अब ये सारे मैट्रिक्स आप देख रहे हैं कि विदाउट चेंजिंग, यानी इनके अंदर बग़ैर किसी चेंजिंग के हम इनको डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो एक और अगर मैट्रिक्स हम लोग देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, या जिसे आप यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है कि इसका, अच्छा हमारे पास अब एक मैं मैट्रिक्स यहाँ पे लिखूँ, पहले मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ फिर मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 0 0, यहाँ पे 0 5 0, यहाँ पे 0 0 और 3। अच्छा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप अगर देखें तो हमारे पास इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्योंकि ये डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल भी हम इसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप इसको अगर गौर से देखें तो इसके यहाँ पे ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसकी एंट्रीज सेम नहीं है। यानी यहाँ पे 2 है, 3 है और 5 है और 3 है। अच्छा, इस डायगोनल मैट्रिक्स से ऊपर वाली सारी एंट्रीज और नीचे वाली सारी एंट्रीज अगर आप गौर से देखें तो 0 है। जब ये अब एंट्री सेम ना हो तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जिसकी एंट्रीज डायगोनल में सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अब यही एंट्रीज, बाकी कंडीशन मेरे पास वही रहे और मैं इन ये जो लीडिंग एंट्रीज हैं अगर इनको रिमूव करूं और इनकी जगह मैं यहाँ पे लिख दूं 1 1 और 1। अब ये डायगोनल में या प्रिंसिपल डायगोनल में सारी एंट्रीज क्या आ गई हैं, 1 1 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स मेरे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट का मतलब भी ऐसे 1 ही होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट अगर यही इंट्रीज अगर मैं रेज करूं, ठीक है, अब यही इंट्रीज मैंने यहाँ रेज करके इनकी जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 3 और 3। अब डायगोनल की इंट्रीज जो हैं ये सेम है मगर 1 नहीं है। 1 होती तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मगर जब यही इंट्रीज सेम हो और 1 के अलावा हो तो ये मैट्रिक्स होता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो इसे फिर हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब ये मैट्रिक्स हैं कि विदाउट चेंजिंग हम इनको डिफ़ाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ऑलमोस्ट हमारे पास विदाउट चेंजिंग जितने भी मैट्रिक्स थे वो सारे के सारे हो गए हैं।
और अब ये जो है इसके अंदर जो एक्सरसाइज 1.2 है, अब इसको डिस्कस करते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो यानी ये सारे के सारे मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो अब क्या है कि अब नेक्स्ट यानी इन मैट्रिक्स को अब दोबारा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैट्रिक्स आप लोगों ने देख ली। वैसे एक मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यानी 1 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स अब हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले आपने डायगोनल को देखा, डायगोनल में एंट्रीज 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो ये सारे मैट्रिक्स आपको आइडेंटिफाई करने आ गए हैं। नेक्स्ट क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 के फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स आपको डिफ़ाइन करना आ गया है। तो अब इसको डिफ़ाइन नहीं करते तो हम अब करते हैं कि फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स A B C D and E when। अच्छा, अब ये जो मैट्रिक्स आ गए हैं हमारे पास, तो अब जो मैट्रिक्स आ गए हैं अब दूसरी टाइप डिफ़ाइन करते हैं। दूसरी टाइप क्या है, विद चेंजिंग। विद चेंजिंग यानी अब चेंजिंग के साथ हमने मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स, अब मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं यहां पे ए मैट्रिक्स है, यहां मैं लिखता हूं 2 3 -5 और -4। ये एक मैट्रिक्स है। तो मैंने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब नेगेटिव मैट्रिक्स से मुराद क्या है कि आपने इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -a और इक्वल टू माइनस और ये सारा मैट्रिक्स 2 3 -5 -4। तो अब ये जो माइनस है ये इन सब के साइन को चेंज कर देगा। तो मैट्रिक्स इनके साइन को अगर चेंज करता है तो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस आपको मालूम है, फिर यहाँ पे फिर प्लस प्लस माइनस, यानी यहाँ पे -2 और यहाँ पे प्लस माइनस -3 और माइनस प्लस यहाँ पे यानी +5 और माइनस प्लस और यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों, विद चेंजिंग, क्योंकि अब हमने मैट्रिक्स की टाइप देखी, मैट्रिक्स को चेंज किया, माइनस लगा के, यानी नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं तो माइनस लगाया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसके अंदर हमने मैट्रिक्स की एक नई टाइप बनाई चेंजिंग करके, तो इसलिए इसको कहते हैं कि विद चेंजिंग। तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है कि माइनस से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक और मैट्रिक्स होता है, उसको भी डिफाइन करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से मुराद क्या है कि अब मैट्रिक्स हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट कर। अब ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं तो ये भी देख लेते हैं। A इक्वल टू, हमारे पास अब ये जो है एक मैट्रिक्स है 4 9 5 3 2 1, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करना बहुत ही सिंपल है कि आपने A का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो A ट्रांसपोज छोटा सा t पावर की शक्ल में हमारे पास आ जाता है कि t से मुराद क्या है, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो कोई इशू नहीं, ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 9 5 3 2 1। अब 3 2 1, अब इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए ये याद रखिएगा कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट होता है कि कॉलम चेंज हो जाते हैं किसमें, रो में, और रो जो है
वो चेंज हो जाती है किसमें, कॉलम में। ये याद रखिए, कॉलम रो में, रो कॉलम में चेंज हो जाता है। या तो अगर आप यहाँ पे इस लाइन को नहीं लिखते तो यहाँ पे भी एरो डाल देंगे, कॉलम रो में, रो कॉलम में, सिंपल। तो अच्छा, अब यहाँ पे इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 80 मेरे पास क्या आ जाएगा, तो गौर से देखिएगा। ये क्या है, 9495, ये क्या है, रो है। ज़बरदस्त। जब ये रो हो गया तो अब इसको कॉलम में लिखना है, तो कॉलम में लिख लेते हैं 495। ये एक और रो है, इसे भी कॉलम में लिख लेते हैं 321। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखिए, ये 4 और 3 क्या था, कॉलम था। 4 और 3 जब कॉलम था तो अब ये 4 और 3 किस में आ गया है, रो में आ गया है। 9 और 2 क्या था, हमारे पास कॉलम था, किस में आ गया, रो में आ गया है। 5 और 1 कॉलम था तो ये रो में आ गया। और 495 रो थी, 495 का कॉलम बन चुका है। तो इसी तरह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में हम लोग चेंज कर देते हैं। तो अब ये जो है इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 भी यही है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इसका भी एक सवाल जो है वो जल्दी से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कि हमारे पास ये है क्या। तो अब दोस्तों हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स मैं यहाँ से लिखता हूँ, कौन सा लिखें, चलो जो ई है इसे लिख लेते हैं। ई है हमारे पास 1 - 5 2 3, 1 - 5 2 और 3। अच्छा, अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ चुका है। तो ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज सिंपल है कि टी यहाँ भी आ जाएगा और टी यहाँ भी आ जाएगा। तो ई टी मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, तो सिंपल है, ये रो है, कॉलम में आ जाएगी 1 - 5, ये रो है तो कॉलम में आ जाएगी 2 3। तो ये ई का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो चुका है। तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसको देखते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ट्रांसपोज का ही, मगर इसके अंदर उसने थोड़ी सी जो है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड की बात की है कि कहता है कि आप लोग मुझे फाइंड आउट करके दो ए का ट्रांसपोज, फिर वापस ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज आप लें तो ये वापस ए के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेरे पास जो ए है वो क्या है, ए है मेरे पास 1 2 0 1, 1 2 0 1। तो सबसे पहले मैं जो है ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ। तो ए का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये रो है कॉलम में 1 2, ये रो है कॉलम में 0 और 1, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। मगर कंडीशन क्या है कि ए के ट्रांसपोज का भी हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए ट्रांसपोज का जो वापस ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो यानी ए के ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है उसका वापस ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, तो उसका वापस ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो फिर ये रो है किस में आ जाएगी, कॉलम में 1 0, ये भी रो है किस में आ जाएगी, कॉलम में 2 1। तो कहता है कि जब आप ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस फाइंड आउट करें तो ये ए की इक्वल आए। तो आप देखेंगे 1 2 0 1, 1 2 0 1। तो यानी ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड की मदद से राइट हैंड साइड को प्रूव कर लिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो एक्सरसाइज 1.2 पे, जिसे हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।